हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं CSIR की तरफ से यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन यहाँ रिलीज किया गया है और ये मेनली जो है जॉब पोस्ट है। ठीक है, तो आप इसको जो है एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मान सकते हैं, जो कि यहाँ पे रिलीज किया गया है वेरियस पोस्ट फॉर द साइंटिस्ट एट CSIR हेडक्वार्टर्स। तो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट इन्होंने शुरू की है CSIR ने। तो ये CSIR की तरफ से एक तरीके से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होने वाला है, जिसपे कि मेनली मल्टीपल पोजीशन पे जो है साइंटिस्ट को रिक्रूट करने की बात की गई है। अब इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी डेट रहने वाली है 14 फरवरी 2025। अब इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे ना, तो लगभग हमारे पास जो पोस्ट होगी वो होगी टोटल 11। टोटल इन्होंने 11 पोस्ट निकाली है। लेकिन इसमें भी इन्होंने स्पेसिफिकेशन क्या किया है कि पोस्ट के आगे नाम दे दिया है कि कौन सा पोस्ट अनरिजर्व के लिए है, कौन सा पोस्ट ST या SC के लिए है, कौन सा पोस्ट OBC के लिए है। ठीक है, तो देखिए SC ST पोस्ट पे UR वाले तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट UR वाले पोस्ट पे ये स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि अगर आप अनरिजर्व वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको भी अनरिजर्व ही कंसिडर किया जाएगा और जो भी रिलैक्सेशन होंगे वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, और अदरवाइज SC ST के लिए जो है अलग से भी जो है जॉब पोस्ट रखी गई है। लेकिन SC ST OBC के लिए जो जॉब पोस्ट होगी उसके लिए UR किसी भी एंगल से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये इन्होंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ कंडीशंस डाले गए हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखने जाए ना, तो कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं, कुछ ऐसे साइंटिस्ट के पोस्ट है जिसके लिए बीटेक के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कुछ के लिए एमटेक के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कुछ के लिए MSc के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और कुछ पोस्ट के लिए PhD के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। कितनी पोस्ट में तो ये चारों क्वालिफिकेशंस भी डाल दी गई हैं। तो मैं वन बाय वन जो है सारे पोस्ट का क्वालिफिकेशन मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मिक्स करके इन्होंने क्वालिफिकेशन डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी किस पोस्ट के लिए आ रही है, और अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं इनके टर्म्स एंड कंडीशन और बाकी सब चीजों के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफी अच्छी रखी गई है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ पोस्ट फॉर साइंटिस्ट, तो सैलरी बहुत अच्छी खासी रखी गई है। लेकिन जैसे मैंने कहा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि यस आप उनके सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, और अगर आपको मेरी ये कोशिशें पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए वन बाय वन देखते हैं। अगर हम यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट जो यहाँ पे मेंशन है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ ना, तो मेरे सामने ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पूरा का पूरा रिलीज हो जाता, आई मीन टू से ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ क्या क्या चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ रिक्रूटमेंट फ्रॉम CSIR। तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग डेट बता दी गई है 14 जनवरी और आखिरी डेट रहने वाली है 14 फरवरी। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को यहाँ पे हम यूनिक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो रिसर्च एंड मैनेजमेंट में जो है अपना करियर बना सके, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड होगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेजिग्नेशन की, तो सारी की सारी जो डेजिग्नेशन है यहाँ पर वो होने वाली है साइंटिस्ट की डेजिग्नेशन, यानी आपको साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए लिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर एक तरीके से 11 रखी गई है। अनरिजर्व के लिए टोटल 5 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है, OBC NCL के लिए 3 है, SC के लिए 1 पोस्ट और ST के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, और 11 पोस्ट में से 1 पोस्ट जो है रिजर्व की गई है PWBD के लिए। अब अगर पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे पे लेवल जो है 11 रहने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ₹1,32,660, जिसमें कि इंक्लूसिव जो होंगे ऑफ बेस पे, दैट इज DA हो सकता है, HRA हो सकता है, TA भी हो सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज टोटल इमोल्यूमेंट मीन्स अप्रोक्सीमेटली टोटल इमोल्यूमेंट ऑन मिनिमम ऑफ पे स्केल लेवल इंक्लूसिव ऑफ बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्सेट्रा इन क्लास 10 सिटी। ठीक है, और जो यहाँ पे एज लिमिट दी गई है, अपर एज लिमिट, वो आपकी 32 ईयर्स से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स इस एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन है अगर आप स्पेशल कैटेगरी से या फिर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ओके, अब यहाँ पे अगर हम वन बाय वन देखते हैं तो इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है पोस्ट का। तो जॉब की रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ये आप लोग अपने एंड से पढ़ लीजिएगा क्या रहने वाली है। पोस्ट कोड और कैटेगरी की बात करते हैं तो पोस्ट साइंटिस्ट है, पोस्ट कोड 1 है और ये SC कैटेगरी के लिए रिलीज किया गया है।
जिसमें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीटेक मांगा गया है, दैट इज इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, फर्स्ट क्लास विथ 60% ऑन एन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट जीपीए। ये पहली इन्होंने क्राइटेरिया रखी है फॉर दिस पोस्ट। दूसरा, या फिर आपके पास एमई एमटेक इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये दूसरा इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। या फिर मे बी आपने पीएचडी इन इंजीनियरिंग कर रखा हो, दैट इज पीएचडी आपका सबमिट हुआ हो इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट में। अब इन तीनों में से हो सकता है कि आपकी ये क्वालिफिकेशन ना हो तो ये हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 3 टाइप यहाँ पे क्वालिफिकेशन में डाल दिए हैं। इसके बाद डिजायरेबल की बात की है। आपको पता है डिजायरेबल का मतलब होता है कि अगर है तो ये आपको बेनिफिट देगा, और अगर नहीं है तो आप न्यूट्रल रहोगे, यानी फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया में बताया है कि हम चाहें तो स्टूडेंट्स को उनके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो भी इन्होंने अलग से चीज बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे ये पहला पोस्ट हो गया। सेकेंड पोस्ट अगर देखते हैं यहाँ पे, दैट इज पोस्ट कोड 2। ओके, पोस्ट कोड 2 के बारे में देख लेते हैं। अगेन पोस्ट साइंटिस्ट की ही रहने वाली है, पोस्ट कोड 2 है। टोटल 2 पोस्ट है और ये दोनों अनरिजर्व के लिए है। इसमें आपसे एमई एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस से इक्विवेलेंट में मांगा है। या फिर आपका पीएचडी हो सकता है जो कि साइंस या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो सकता है, जो कि आपने सबमिट किया हो इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इक्विवेलेंट में सबमिट किया हो। डिजायरेबल में अगेन आप देख सकते हैं क्या क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है। ठीक है, कमिंग टू द पोस्ट नंबर 3, अगेन पोस्ट साइंटिस्ट की है, पोस्ट कोड 3 है, ओबीसी एनसीएल के लिए पोस्ट है। इसमें आपसे एमई एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से इक्विवेलेंट मांगा है, यानी ऊपर वाले ही पूरा का पूरा केस है। यस, पूरा ऊपर वाली ही डिग्री जो है नीचे भी यहाँ पर मांगी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजायरेबल में जो है थोड़ा बहुत इन्होंने चेंजेस किए हैं। कमिंग टू द फोर्थ पोस्ट, साइंटिस्ट की है क्योंकि हमने कहा सारे ही पोस्ट साइंटिस्ट के हैं, ओबीसी एनसीएल के लिए है। इसमें आपसे बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग मांगा है, या फिर आपका एमएससी होना चाहिए इन केमिकल साइंस और इक्विवेलेंट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, दैट इज फर्स्ट क्लास और 60% ऑन एन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट जीपीए। अब इस केस में क्या है, अगर दैट इज केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पर एक बेनिफिट आ जा रहा है। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं तो देख लीजिए अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी बैठ पा रही है तो। डिजायरेबल ऑब्वियसली आप गो थ्रू कर सकते हैं, आपका वही रिसर्च एक्सपीरियंस वगैरह मांगा है अगर डिजायरेबल अगर देखना चाहें तो। नेक्स्ट अगर बात करें तो उसी में जो है दूसरी क्राइटेरिया डाली है कि आपके पास एमई एमटेक होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में या केमिकल साइंस या इक्विवेलेंट में। ठीक है, आपने एमटेक केमिकल साइंस में कर रखा हो या एमई केमिकल साइंस में कर रखा हो, यानी कि ये वाला जो पोस्ट है ना ये मेनली केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल रहेगा। या फिर आपका पीएचडी हुआ हो दैट और आपने सबमिट किया हो दैट इज इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल साइंस या इक्विवेलेंट, या फिर अगर आपने पीएचडी कर रखा है दैट इज फ्रॉम केमिस्ट्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोस्ट था दैट इज पोस्ट नंबर 4, दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट। तो केमिस्ट्री स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चैनल पे काफी मतलब वैसे तो हमारा चैनल मेनली बायोलॉजी को डेडिकेट करता है, लेकिन बायोलॉजी के डेडिकेशन के बावजूद भी हमारे पास बहुत से फिजिक्स एंड केमिकल साइंस के स्टूडेंट हैं जो जॉब रिलेटेड अपडेट्स को जो है अपडेट्स के लिए टीचिंग पाठशाला को फॉलो करते रहते हैं, तो उनके लिए ये एक तरीके से यूजफुल हो सकता है। पोस्ट कोड 5 दैट इज अनरिजर्व के लिए है ये। इसमें आपसे मांगा है बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग या एमएससी इन केमिकल साइंस या इक्विवेलेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी ये सेम चीज की डिमांड की गई जो अपर पोस्ट के लिए था। अगेन यहाँ पे भी वही है, दैट इज एमई एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल साइंस, या फिर ये सेकंड था, ये पहला क्राइटेरिया था और ये तीसरा क्राइटेरिया है। तीनों में से कोई एक फुलफिल होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी जो कि आपने सबमिट किया हो केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री से अगर आपका पीएचडी है तो। अगेन यहाँ पे डिजायरेबल में आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट या फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ अ केमिकल टेक्नोलॉजी, बाकी सब चीजें आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या चीजें मांगी गई हैं। कमिंग टू द पोस्ट नंबर 6, पोस्ट कोड 6 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन ये अनरिजर्व के लिए रहने वाली है। इसमें आपसे मांगा है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जिसमें कि आपके 60% ऑन एन एग्रीगेट होना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया। या फिर आपके पास एमई एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी इन इंजीनियरिंग होना चाहिए सबमिटेड इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट में। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजायरेबल में आपसे क्या क्या चीजें मांगी हैं।
पोस्ट कोड 7 की बात कर लेते हैं। इसमें आपसे मांगा है पीएचडी सबमिटेड इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इसके लिए जो है, आप अगर साइंस के यानी लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपने लाइफ साइंस के किसी डिपार्टमेंट में इनकेस पीएचडी किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइफ साइंस वाले बच्चे जो मैक्सिमम मतलब कि टीपी टीचिंग पाठशाला के जो स्टूडेंट हैं जो कि पीएचडी कर चुके हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पीएचडी करने के बावजूद भी चैनल पे ज्वाइन करके रखे हैं जस्ट टू क्लियर सीएसआईआर नेट एग्जाम, ठीक है। तो जिन बच्चों का पीएचडी हो रखा है दैट इज इन लाइफ साइंस या फिर नॉन लाइफ साइंस डिपार्टमेंट यानी कि इंजीनियरिंग में, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि उन्होंने एनी फील्ड ऑफ साइंस कहा है, तो यहाँ पे आपका फिजिकल साइंस भी चला आता है, यानी फिजिक्स के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए तो मैंने बता ही दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें सबकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे चली जाती है, दैट इज पोस्ट कोड 7। लेकिन यस, इन्होंने यहाँ पे इसके लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बोला है, ओके। इस बात का ध्यान रखें, यानी कि यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ही स्पेसिफिक है ये। कमिंग टू द पोस्ट कोड 8 जो कि एसटी के लिए बोला है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पीएचडी इन साइंस बोला है, सबमिटेड इन लाइफ साइंस या इक्विवेलेंट। ये स्पेसिफिकली फॉर लाइफ साइंस है, ठीक है। दिस इज फॉर अस। अगर आपकी पीएचडी हुई है लाइफ साइंस में या फिर लाइफ साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, तो आप इस पोस्ट कोड 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ एसटी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। बाकी आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट कोड 9, ठीक है। ये अच्छा एक पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए है, कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, चाहे अनरिजर्व हो या रिजर्व कैटेगरी हो। इसमें पीएचडी इन साइंस मांगा है, सबमिटेड इन लाइफ साइंस कैटेगरी या फिर इक्विवेलेंट, यानी कि आपका पीएचडी जो है लाइफ साइंस में हुआ हो या लाइफ साइंस के किसी डिपार्टमेंट से हुआ हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसके लिए भी जो है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स एलिजिबल हो सकते हैं इफ दे आर डन विद देयर पीएचडी। डिजायरेबल देख सकते हैं क्या क्या चीजें मांगी गई हैं। लास्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, पोस्ट कोड 10 के बारे में, ठीक है, जो कि मेनली ओबीसी एनसीएल के लिए रखा गया है। अगेन इसमें वही है, ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट, ठीक है, ये केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आपके कोई दोस्त केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं और आपको लगता है उनकी एलिजिबिलिटी इसमें आ सकती है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एमई एम टेक इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर मटेरियल इंजीनियरिंग या फिर साइंस में और इक्विवेलेंट में, ठीक है। तो देखिए आपका एमटेक इन साइंस हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एमए इन साइंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये पहला कैटेगरी। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि पीएचडी सबमिटेड इन केमिकल इंजीनियरिंग या मटेरियल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट में आपने किया हो, या फिर आपने पीएचडी सबमिटेड इन केमिकल साइंस, मटेरियल साइंस या फिर इक्विवेलेंट में किया हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 3 क्राइटेरिया जो है एक तरीके से दे दिया है। अब एलिजिबिलिटी को देखते हुए आप लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कि कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं और कौन नहीं। अगर आप ऑलरेडी कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको जो है दैट इज एनओसी प्रेजेंट करना पड़ेगा, जब आप मतलब कि एक तरीके से अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट अगर बात कर ले यहाँ पर, तो एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की बात करें, तो अपर एज लिमिट जो है वो 5 साल के लिए रिलैक्स कर दी जाएगी फॉर एससी एसटी कैटेगरी, और ओबीसी के लिए जो है 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखा जाएगा, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि रिजर्वेशन कैटेगरी वाले अगर जनरल कैट यानी अनरिजर्व कैटेगरी के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको भी एक तरीके से अनरिजर्व ही कंसिडर किया जाएगा। हाँ, ये बोलिए कि फी एग्जेम्प्टेड ही होगा, फी आपसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फी है, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए दैट इज एप्लीकेशन फी नहीं है। तो सिर्फ एप्लीकेशन फी में ही आपको छूट मिलेगी, बाकी सब जो है जनरल जैसा ही अप्लाई होगा अगर आप जनरल के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया किस बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा, इसी की मैं बात कर रही थी। तो देखिए इन्होंने ना स्पेसिफिक नहीं बताया है, ये बस सिंपल सी बात है, इन्होंने बोल दिया मेरी मर्जी, ठीक है, कि मैं किसी भी तरीके से सेलेक्ट करूं। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है किसी भी मेथड में जो यहाँ दिया गया उनमें से सेलेक्ट किया जा सकता है स्टूडेंट को, जैसे कि आपके हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को देखते हुए सिलेक्शन हो सकता है, या फिर पेटेंट फाइल पब्लिकेशन या रिव्यूड जर्नल को देख के सिलेक्शन हो सकता है अगर आप कोई होल्ड करते हैं तो, या फिर बेसिस ऑन क्वालिटी नंबर ऑफ ऑथरशिप के बेसिस पे हो सकता है, बेसिस ऑन रिसर्च स्पेशलाइजेशन पीएचडी थीसिस, या फिर रिटन टेस्ट या सेमिनार भी लिया जा सकता है, ठीक है। इनमें से कोई एक या दो ही टाइप कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि इतने सारे वे के बेसिस पे इनमें से कोई भी एक या दो मेथड के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जा सकता है, और वो चीज जो है ऑब्वियसली सीएसआर कमिटी डिसाइड करेगी कि किस बेसिस पे होने वाला है। अब आती है बात हाउ टू अप्लाई।
तो आपको जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। वेबसाइट रहने वाली है rap.csir.res.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। वहां से जो है आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए। इसी पीडीएफ में जो है ऑप्शन आपको मिलेगा हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन का इंस्ट्रक्शन। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है अप्लाई करना है। इसके अलावा फी की बात करते हैं तो फी जो है जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर रहने वाली है 500, और बाकी कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पर फी रिलैक्स कर दी गई है, कुछ नहीं रखा गया है। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके मार्क्स सीजीपीए, एसजीपीए या फिर इतने सारे मतलब कि फॉर्मेट में दिए गए हैं, तो इन दैट केस आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके तब शो करना होगा। अब आप सोचेंगे मैम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो देखिए कोई भी कॉलेज हो आपका, अगर आपका मार्क्स जो है ये डीजीपीए, सीजीपीए, वाईजीपीए में है, तो हर एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का एक मेथड होता है जिस मेथड से जो है आप उस पॉइंट को, ठीक है, या उस ग्रेड को जो है आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेथड हर एक कॉलेज या हर एक यूनिवर्सिटी के पास होता है। कोई कॉलेज साफ साफ तौर से बच्चों को वो शो कर देता है, दिखा देता है, इनफैक्ट प्रोवाइड भी कर देता है। कोई कोई कॉलेज नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको कन्वर्शन सर्टिफिकेट देंगे कि किस तरीके से जो है इन ग्रेड पॉइंट स्केल को जो है कन्वर्ट किया जा सकता है परसेंटेज में। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं, बाकी आप गो थ्रू कर लीजिएगा। यस, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी रिगार्डिंग दिस सीएसआईआर रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन, उसको हमने कवर कर लिया। आप देख लीजिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी आती है या आपकी किसी जान पहचान की वालों की एलिजिबिलिटी अगर यहाँ पे मीट होती है, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आपकी एलिजिबिलिटी मीट होती है तो इसका अच्छा खासा बेनिफिट लेके जो है आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो है यूजफुल लगी हो तो। Thank you so much. We'll see you soon in the next session. Bye bye.